चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। रामपुर में अनुपमा अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। अनुपमा के पति एक बहुत बड़े व्यापारी थे, इसीलिए उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। पति तो अब दुनिया में नहीं थे, पर अनुपमा भी पति के जाने के बाद इतना दुखी नहीं हुई, क्योंकि ढेर सारे जमीन जायदाद पैसे कमा गए थे उसके पति, जिससे 2-3 पीढ़ी तो आराम से खा पी के उड़ा सकते हैं। अनुपमा के 2 बेटे शेखर और सुमन पापा के कमाए हुए पैसों को बस उड़ाना जानते थे। अरे शेखर, शेखर, उठ भी जा, 9 बज चुके हैं। अब कितने देर तक सोएगा? थोड़ी देर और सोने दो ना माँ, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? बेटा, तू बड़ा भाई है, तू ही गलत काम करेगा तो तेरा छोटा भाई तुझसे क्या सीखेगा? हाँ माँ, बड़े भैया जल्दी उठ भी जाए तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भी उनको फॉलो करूँगा? मुझे अपनी लाइफ जीनी है अपनी हिसाब से, मैं नहीं उठने वाला जल्दी। दोनों के दोनों निखट्टू, कोई काम धंधा नहीं, बस खाना खाओ, घूमो फिरो, पैसे उड़ाओ और मजे करते रहो। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। देखते ही देखते अनुपमा के दोनों बेटे शादी के लायक हो गए। अनुपमा बहुत कोशिश की कि उसके दोनों अनमोल रतन शेखर और सुमन के लिए ऊंचे खानदान से पढ़े लिखे बहुएं लाएगी, पर बाप का चाहे कितना भी कमाया हुआ धन क्यों ना हो, शादी से पहले बेटे को भी तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। देखो भाई साहब, मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, मुझे हमारे खानदान के बराबर पढ़ी लिखी सुंदर लड़कियाँ चाहिए। हाँ, कहाँ से मिलेंगे ऐसी लड़कियाँ? एक तो आपके बेटे कुछ काम धंधा करते नहीं, ऊपर से सारी गंदी आदतें पाल रखे हैं, दारू जुआ अड्डेबाजी सब कुछ। उन्हें खानदानी लड़कियाँ कौन देगा? मुझे नहीं पता, मेरे बेटों के लिए अच्छे से अच्छे लड़कियां ढूंढ निकालिए बस। पूरे 1 साल बीत गए, पर मीडिएटर भाई साहब को शेखर और सुमन के लिए खानदानी लड़की कहीं से नहीं मिली। मेरी बात मान लो अनुपमा बहन, गरीब घर से लड़की लाओगी तो घर का सारा काम धंधा संभाल लेगी, ऊपर से रोज तुम्हारे पैर दबाएगी, बेटों के गंदी हरकतों पे आवाज भी नहीं उठाएगी। हाँ, सोच लो। हैं? वैसे बात तो आपने सही कहा, ठीक है। फिर क्या होना था, अब शेखर की शादी एक गरीब घर की बेटी सुनंदा के साथ हो गई। सुनंदा देखने में अच्छी थी और घर के काम धंधे में भी एकदम माहिर। फिर भी उसकी सास अनुपमा हर काम में शिकायत करती रहती थी। सुनंदा, है सुनंदा। जी माँ जी। ये सब क्या बना दी है? हैं? हमारा खानदानी घर है, खानदानी घर, तेरे बाप के जैसा भिखारी घर नहीं, जो बस 2 सब्जियां बना के मेरे सामने रख दी है। माँ जी, घर में सब्जी ज्यादा नहीं था, इसीलिए मैं बस 2 सब्जियां ही बना पाई। हैं? सब्जी नहीं था का क्या मतलब? मुझसे छुपा के मायके में भेज देती है क्या सब्जी, जो इतनी जल्दी खत्म हो गया? कल से ध्यान रहे, 5-6 तरह के अलग अलग सब्जी बननी चाहिए। जी माँ जी, मैं समझ गई। जी माँ जी क्या, अब जा, तेरे लिए जो सब्जी रखी है वो भी ले आ। अनुपमा बहू को परेशान करने के लिए जानबूझकर अपने साथ साथ उसकी भी सारी सब्जियां खा गई। पर सुनंदा बेचारी सास को चू तक नहीं बोली और चुपचाप
अचार के साथ चावल खा ली। पता नहीं इतने देर तक कहाँ रहते हैं ये। रात के 1 बजने को है, अभी तक घर नहीं आए। सुनंदा को अपने पति के बारे में कहाँ कुछ पता था कि वो अयाशी इंसान हर रोज घर देर रात को ही वापस आता है। बेचारी रोज रोज उसका राह देखते देखते कब सो जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। और जब उसका पति भोर होते ही घर आ जाता था तब सुनंदा को बिस्तर छोड़ के घर के कामकाज के लिए तैयार होना पड़ता था। दोनों में बातचीत तक नहीं हो पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मेरी सास तो एकदम खून चूसने वाली औरत है, ऊपर से पति पता नहीं रात भर कहाँ रहते हैं। पिताजी क्या सोच के मेरी शादी यहाँ पे करवाए थे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। सुनंदा अपनी दुख में डूबी हुई थी और तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, हे सुनंदा, कहाँ मर गई? सुन, अभी मेरी चचेरी बहनें आने वाली हैं। जल्दी से उनके लिए चाय, पकोड़े, समोसे, चटनी और कचौड़ियाँ बना दे। जा। माँ जी, इतना सारा खाना मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? अच्छा, अकेली नहीं कर पाएगी। हाँ, तो एक काम कर, तेरे बाप ने जो 2-4 नौकर भेजे हैं उनसे मदद ले ले। जा, नहीं तो शादी के वक्त जो पैसे लाई थी उन्हीं पैसों से दुकान से खरीद ला। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो लोग यहाँ पे पहुँचने से पहले सब बन जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुपमा, तेरे बहू ने तो समोसा तीखा बना दिया है। अच्छा, क्यों बहू, मेरे ऊपर का गुस्सा समोसे में भर दी है क्या? नहीं माँ जी, गलती से हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कचौरियाँ बहुत सही बनी है। अच्छा बहू, जा 10-20 और बना दे कचौरियाँ। नमिता जाते जाते बच्चों के लिए घर ले जाएगी। अरे रहने दे अनुपमा, बहू से अब कितना काम करवाएगी? क्यों, काम नहीं करेगी तो क्या यहाँ पे मुफ्त का रोटी तोड़ने आई है? इसके बाप तो खाली हाथ भेज दिया इसे। शुक्र करो कि मेरे इतने बड़े घर में शादी हुई है इसकी। खाने पीने रहने में कभी कोई परेशानी नहीं होती है इसे। नहीं तो पता नहीं मायके में कितने दिन भूखी पेट सोई होगी। भिखारी लोग। सही कहा तूने। नसीब वाली है तेरी बहू। आज भी सुनंदा शेखर का इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी। आज चाहे मैं पूरी रात जगी रहूं, पर उनसे पूछ के ही रहूंगी कि आखिर वो रात भर कहाँ रहते हैं। घड़ी में 5 बज रहे थे। तब शेखर नशे में टल्ली होकर घर पहुंचा। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूरी रात जगी हुई हो मुझसे बात करने के लिए? तो फिर बोलो। आप पूरी रात कहाँ रहते हैं? अगर आपको हमेशा बाहर ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों किए? तुझसे शादी इसीलिए किया कि तू इस घर का सारा काम करेगी और हमारी माँ आराम करेगी। मैं सारा काम करने तैयार हूँ, पर मुझे मेरी पत्नी होने का हक चाहिए। आखिर आप मुझसे क्यों दूर रहते हैं? अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो शादी करके मुझे यहाँ पे क्यों लाए? चुप कर, झगड़ा करके मेरा नशा मत उतार। जा निकल इस कमरे से, मुझे अब शांति से सोने दे। 12 बजने तक डिस्टर्ब मत करना। निकल निकल यहाँ से। शेखर अपनी पत्नी को कमरे से धक्का मार के बाहर निकाल दिया।
सुनंदा रोते रोते घर का काम करना शुरू कर दी, नहीं तो सांस उठने के बाद उसकी जान ले लेगी। हे भगवान, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे मार डालो, नहीं तो मुझे इस मुसीबत से बचाने किसी को भेजो। हे भगवान, मेरी सुन लो। बड़ी बहू के दिन ससुराल में बहुत मुश्किल से बीत रहे थे। उसके साथ कोई नहीं था, बेचारी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। इसी बीच सुनने को मिला कि सुनंदा के देवर सुमन के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। ना ना ना, मैं इस बार बिल्कुल नहीं सुनने वाली। एक अच्छे घर की खानदानी लड़की ढूंढ के लाओ मेरे छोटे बेटे के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। ये बात लो, हो गया रिश्ता पक्का। एक परिवार है, बहुत रईस और नेक लोग हैं वो। लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर भी, बिना मांगे ही दहेज बहुत मिलेगा। क्या कहते हो बहन? तो देर किस बात की, उनके साथ बातचीत करके मिलवाने का बंदोबस्त कीजिए। शादी पक्की हो गई तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी आपको। हाँ, मीडिएटर भाई साहब मुंह मांगी कीमत लेने की पूरी तैयारी में लग गए और देखते ही देखते अनुपमा के छोटे बेटे सुमन की शादी वही रईस और नेक परिवार में निकिता के साथ हो गई। अनुपमा, तेरी छोटी बहू निकिता कितनी सुंदर है। सुना है बहुत ऊंचे खानदान की है और पढ़ी लिखी भी। हाँ, इतना ऊंचा खानदान है कि दहेज देने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं है इनके पास। ऐसे मत बोल, शादी के वक्त ना मिला तो क्या हुआ, आगे चल के बहुत कुछ मिलने वाला है तुझे। शायद नहीं मिलेगा तो मैं वसूलना भी अच्छे से जानती हूँ। हाँ निकिता, तुम बहुत थक गई होगी, चलो मैं तुम्हारा कमरा तैयार कर दी हूँ, आराम कर लो। भाभी, माँ जी लोगों के सामने ऐसे क्यों बोल रही थी? अरे निकिता, माँ जी हमेशा ऐसे ही बात करती हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानो। पहले ही दिन से निकिता को सास के बिहेवियर का अंदाजा लग गया और अगले दिन सुबह, ए निकिता, निकिता। जी माँ जी। तू क्या महारानी है जो अभी तक कमरे से निकल नहीं रही थी? नहीं माँ जी, मैं तैयार होकर बस आ ही रही थी कि आपने आवाज लगाया। कान खोल के सुन ले, कल से मेरे उठने से पहले तुझे उठ के घर का काम शुरू कर देना होगा। सोचा था खानदानी घर से बहू लाऊंगी तो ढेर सारा दहेज मिलेगा। मीडिएटर बोला बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। खानदानी भिखारी कहीं के। एक भिखारी कम थी यहाँ पे, जो दूसरी भी आ गई। निकिता को सास की बात बहुत बुरा लगा, फिर भी वो चुप रही और जेठानी के साथ मिलके घर का काम करने लगी। 6-7 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक रात हे भगवान, रात के 2 बज रहे हैं, सुमन जी अभी तक घर वापस नहीं आए, फोन भी नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं? हाँ, जेठ जी को बोलती हूँ, शायद उनको कुछ पता होगा। निकिता सीधा जाकर जेठानी के बेडरूम का दरवाजा खटखटाई। निकिता, तुम इस वक्त? क्या बात है? भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमन जी अभी तक घर वापस नहीं आए, उनका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। आओ, अंदर आओ। भाभी, आप अकेली हैं? जेठ जी कहाँ गए? ओह, तो शादी से पहले तुमसे भी सब कुछ छुपाया गया है। मतलब? डरने की कोई बात नहीं निकिता,
ये दोनों भाई रात भर बाहर ही रहते हैं। दारू, जुआ, लड़की, यही उनकी असली जिंदगी है। और सुबह होते ही नशे में टल्ली होकर घर वापस आते हैं। ना तो कुछ कमाते हैं और ना ही पत्नी की इज्जत करना जानते हैं। इसका मतलब आप इतने दिनों तक ये सब चुपचाप बर्दाश्त करती रही? और कोई चारा भी तो नहीं था ना मेरे पास। गरीब हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती, बस नौकरानी की तरह चुपचाप काम करती रहती हूँ। फिर तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप देखते जाओ भाभी, ये दोनों भाइयों को मैं कैसे रास्ते पे लाती हूँ। निकिता बड़ी बेसब्री से अगले दिन के शाम का इंतजार करने लगी। पहले छोटा भाई सुमन अच्छे से तैयार होकर बाहर पार्टी करने निकल पड़ा और फिर कुछ देर बाद बड़ा भाई भी अपने अड्डे पे चला गया। निकिता, तुम क्या करने वाली हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाभी, डरो मत। इन लोगों को रास्ते पे लाने का यही सही तरीका है। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल फेल नहीं होंगी। पूरी रात सुनंदा और निकिता एक साथ बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे और तभी शेखर घर पहुंचा। भाभी, अब मैं चलती हूँ, भैया आ गए हैं। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। देख लूंगा कल। क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? क्या बताऊं सुनंदा, आते वक्त दो चोर मुझसे सब कुछ लूट के ले गए। हाँ? हे भगवान, क्या क्या लूट लिया आपसे? सारे पैसे, सोने का चेन, ब्रेसलेट, डायमंड रिंग, कम से कम 5-6 लाख का सामान चला गया। हे भगवान, मुझे लगता है रात को आप बाहर जाने से ऐसे हुआ। आप मेरा कहा क्यों नहीं मानते? रोज रात को बाहर क्यों चले जाते हैं? मनहूस, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तेरी काली नजर लगने के बाद ये सब हो गया। निकल कमरे से। माँ सही कहती है, तुम सब भिखारी हो। तू भिखारी, तेरा बाप भी भिखारी। निकल मेरे कमरे से। सुनंदा कमरे से बाहर निकलते ही छोटा बेटा सुमन घर आया। निकिता, निकिता, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। मैं अभी सोने जा रहा हूँ। क्या हुआ है आपको? आप इतना गुस्सा क्यों है? मेरा सब कुछ चोरी हो गया आज और मैं उन चोरों का कुछ नहीं कर सका। बहुत हट्टे कट्टे मुस्तंडे थे। देखिए सुमन जी, आप बुरा मत मानिए, पर हर रोज रात भर बाहर रहेंगे तो चोर उचक्के नजर तो डालेंगे ना। आप रात में बाहर रहना बंद कर दीजिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल हमारा कितना लॉस हुआ आज। हे, अब तू मुझे सिखाएगी कब बाहर जाना है? हाँ, मेरी माँ ने आज तक कुछ भी नहीं बोला मुझे। और सुन, चोर मुझे ऐसे रोज रात को लूटे तब भी हमारे तिजोरी का एक कोना भी नहीं खाली होगा। पर सुमन जी, आइंदा मेरे मैटर में ज्यादा कुछ बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रोज रात भर बाहर रहूंगा, पार्टी करूंगा और लड़कियां भी घुमाऊंगा। समझ गई? अब जा यहां से। अब तो मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगी सुमन जी। अब संभल के रहो। तुम्हें नहीं पता तुमने किसके साथ पंगा लिया है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही है? मैंने मना किया था तुम्हें, ये सब मत करो। देखो आज तुम्हारे जेठ जी मुझे और मेरे पूरे परिवार को कितना कुछ सुनाए। मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिए। मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली। चली जाऊंगी मैं अपने पिताजी के पास। हाँ भाभी, आप कहीं नहीं जा रही। आज रात को सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम फिर से कुछ करने वाली हो? हाँ भाभी, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। उनका गुरूर जरूर टूटेगा, देख लेना आप। अगले दिन शाम को दोनों भाई फिर से तैयार होकर अपने अपने अड्डे पे निकल गए। पर अगले दिन सुबह होने तक कोई भी घर वापस नहीं आया। मेरे बेटे हमेशा भोर होने से पहले घर वापस आ जाते हैं। आज इतनी देर हो गई,
हे भगवान, वो दोनों सही सलामत घर आ जाए बस। कुछ ही देर में 4 लोग दोनों भाइयों को उठा के घर पहुंचा दिए। ये क्या हो गया आपको? अरे सुमन जी, आपकी ये हालत कैसे? मुझे कुछ लोग मिलके खूब पीटे और हाथ पैर तोड़ दिए। बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ। समझ नहीं आ रहा वो लोग कौन थे। ना बाबा ना, मैं और कभी भी रात को बाहर नहीं जाऊंगा। उफ। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी नहीं जाना। जान है तो जहान है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों घर वापस आ गए और तुम दोनों भिखारी यहाँ पे खड़े खड़े टाइम पास कर रही हो, हैं? जाओ जल्दी से जाकर हल्दी वाला दूध लेकर आओ और इनके मनपसंद का खाना बना के भर पेट खिलाओ। जी माँ जी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है निकिता, सच में। अब लगता है ये दोनों सुधर जाएंगे। भाभी, ये दोनों तो जिंदगी भर रात को बाहर कभी नहीं निकलने वाले। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारी सास का इतना घमंड क्यों है। तुझे नहीं पता, ससुर जी बहुत बड़े व्यापारी थे। ढेर सारे पैसे कमा के तिजोरी भर दिए हैं। इसीलिए सासू माँ हमें भिखारी और खुद को खानदानी बोलती रहती है। अच्छा, पैसा? अब तो सासू माँ का कुछ करना पड़ेगा। शेखर और सुमन दोनों भाई अब रात में घर पे ही रुकते थे। मार खाने के डर से शाम होने के बाद बाहर निकलने को कभी सोच भी नहीं रहे थे। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। सुनिए, ये दूध पी लीजिए और आराम से सो जाइए। ज्यादा देर जगिए मत, नहीं तो तबीयत ठीक होने में टाइम लग जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो सुनंदा? मेरे पास बैठो। मुझे तो अभी किचन की साफ सफाई करनी है, आप आराम कीजिए ना। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, मेरे साथ कितने प्यार से बात करती हो, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया है। मुझे माफ कर दो सुनंदा। किचन का काम बाद में कर लेना, अब तुम मेरे पास रहो। हाँ, ठीक है। निकिता, निकिता, तुम्हें मैं कब से नीचे ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे हो। मैं तो पौधों में पानी देने आई थी भाभी। क्या बात है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ निकिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुम्हें, तुम्हारे जेठ जी ने कल पूरी रात मेरे साथ बैठ के बात किए। लगता है वो मुझसे अब प्यार करने लगे हैं। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हम दोनों में से किसी एक का घर तो बस गया। हाँ, तुम भी देखना निकिता, देवर जी भी बहुत जल्द ही बदल जाएंगे और बस तुमसे प्यार करेंगे। अब शेखर और सुनंदा एक साथ बहुत खुश थे, पर यह बात अनुपमा को खटकने लगी थी। फिर एक दिन, माँ, सुनंदा को मैं बाहर घुमाने लेकर जा रहा हूँ। आते आते लेट हो जाएंगे। खाने पे इंतजार मत करना, हम दोनों बाहर ही खा लेंगे। हैं? मेरा राजा बेटा इस भिखारी के चक्कर में कब से पड़ गया? इसे घुमाने लेके जा रहा है? इसका मतलब ना 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 ना, मैं तो बेटा बहू में प्यार होने ही नहीं दूंगी। नहीं तो ये दोनों भिखारी घर की लड़कियां मेरे सर पे चढ़ेंगे, घर का कोई काम धंधा नहीं करेंगे, मेरे साथ बदतमीजी से पेश आएंगे और क्या पता यहाँ से पैसे चुरा के मायके में भेज देंगे। मैं तो अब इन्हें काम करवा करवा के मार ही डालूंगी। हाँ, मेरे बेटों को फंसाने चले। निकिता, निकिता। जी माँ जी, क्या हुआ? अभी जाकर एग रोल, चाउमीन और चिली पनीर बना दे। माँ जी, ये सब अचानक से? मैंने जो बोला है जल्दी से जाकर कर, मेरी सहेलियां आने वाली हैं।
निकिता अकेली बहुत मुश्किल से इतना सारा खाना तैयार की और कुछ ही देर में अनुपमा अपने सहेलियों को घर पे बुला दी। खाना कैसा बना है? हाँ, एग रोल तो बहुत सॉफ्ट है, मजा आ गया खाकर सच में। और एक चाउमीन भी तो बहुत स्वादिष्ट है, साथ में चिल्ली पनीर का भी क्या कहूँ, लाजवाब। नहीं नहीं, चिल्ली पनीर तो तीखा लग रहा है मुझे। एक्चुअली हम दोनों तीखा थोड़ा ज्यादा खाते हैं, इसीलिए मजा आ गया आज तो। बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मैं तो इन्हें बहू की बुराई करने बुलाई थी और ये लोग तो मेरे ही सामने इसकी तारीफ करने लगे हैं। अरे तुम लोगों को खाने पे बुलाई हूँ, खाकर जाओ चुपचाप। इस भिखारी की इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? तुझे अपनी बहू पे गुस्सा है, वो तेरी प्रॉब्लम, पर मैं तो आज से तेरी बहू के बनाए हुए खाने का फैन बन गई। हाँ, मैं भी। ऐसी बहू नसीब वालों को ही मिलती है। मेरी बहू को देख लो, कोई भी घर पे आ जाए तो बीमारी का बहाना देकर सो जाती है आराम से, एक कप चाय तक भी नहीं देती। अनुपमा सोची थी एक तो बहू से इतना सारा काम करवाएगी और फिर अपने दोस्तों के सामने खामियां निकाल के बहू को जलील करेगी, पर ये तो उस पे ही उल्टा पड़ गया। अब अनुपमा बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर कुछ देर बाद, निकिता, निकिता। जी माँ जी, क्या हुआ? हमारा कुछ खानदानी बर्तन स्टोर रूम में पड़े पड़े काला हो गया है। मैं किचन में रख दी हूँ, जा उन्हें अच्छे से चमका दे। माँ जी, मैं किचन से ही होकर आ रही हूँ। इतना सारा बर्तन? हाँ, इतना अच्छा खाना बना सकती है तो फिर बर्तन क्यों नहीं चमका सकती? जा जा जल्दी कर। अब निकिता गुस्से से लाल होकर किचन में गई। अब तो मैं इस बुढ़ी की खबर लेकर ही रहूंगी। जिस पैसों के वजह से तुझे इतना घमंड है, उन्हीं पैसों से तेरा घमंड तोड़ दूंगी। मैं भी निकिता हूँ, निकिता, खानदानी घर की बेटी। रात को शेखर और सुनंदा घूम फिर के घर पहुंचे। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, पर अनुपमा गुस्से से किसी से बात तक नहीं कर रही थी। और तभी, भाभी आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों, क्या हुआ है निकिता? अरे भाभी, आपने जो लॉटरी खरीदा था, आज उसका रिजल्ट आ गया। लॉटरी? अरे वही जो हम दोनों ने मिलके आपके नाम से लिया था, याद कीजिए भाभी। ओह, हाँ 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 हाँ, लॉटरी। अच्छा, क्या आया है रिजल्ट? कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, आप तो बहुत लकी हैं, लॉटरी लग गई आपकी। 2-3 हजार की लॉटरी के लिए इन जैसे गरीब भिखारी ही इतना खुश होते हैं। अरे नहीं माँ जी, 2-3 हजार की बात नहीं, यहाँ तो 10 लाख की लॉटरी लगी है। 10 लाख? क्या बोल रही है? जी माँ जी, अब लगता है जैसे भगवान ने बड़ी भाभी की दहेज के पैसे भेज दिए हैं। अब तो आप उन पे बहुत खुश होंगी ना? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? इतने दिन से हमारे यहाँ मुफ्त में जो रह रही है। सुनंदा, सारे पैसे मेरे पास होने चाहिए। जी माँ जी, मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। वाह, मेरी बड़ी बहू कितनी समझदार है, कितनी अच्छी है। और तू क्या यहाँ पे मुफ्त का खाना खाने आई है? हैं? नहीं माँ जी, मुफ्त का कहाँ, झाड़ू पोछा बर्तन तो करती ही हूँ, ऊपर से ये वो आ जाए तो उनके लिए भी खाना बनाती हूँ। स्टोर रूम में सालों पहले रखे हुए काले बर्तन भी चमकाती हूँ। रात को 1 घंटा आपका पैर दबाती हूँ। बिना कारण के आपके बेटे से डांट सुनती हूँ। बस, मेरा दिमाग और खराब मत कर। सुनंदा, पैसे? हाँ जी माँ जी। निकिता,
10 लाख रुपए मैं अब कहाँ से लाऊंगी? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे भाभी, झूठ कहाँ, सच ही तो बोला मैंने। ये 10 लाख रुपए इन दो भाइयों को लूट के उनके सोने का सामान बेचने के बाद मिले हैं और सारे पैसे मेरे अकाउंट में हैं। मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी और आप बुढ़िया को दे देना। अच्छा ठीक है, लगता है मुझसे पैसे मिलने के बाद माँ जी तुझे बहुत परेशान करेंगी। अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। प्लान? फिर से? ओहो भाभी, आप इतना डरती क्यों हैं? फिर अगले दिन रात को अनुपमा को बड़ी बहू से पैसे मिल जाने के बाद वो सीधा जाकर तिजोरी में रखाई और निकिता ये सब छुप छुप के देख रही थी। फिर कुछ देर बाद, माँ जी ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। हाँ दे मुझे, और बैठ के मेरा पैर दबा। जी माँ जी। अनुपमा हल्दी वाला दूध पीते ही उसे नींद आने लगी और वो वहीं पर सो गई। ये रहा तिजोरी की चाबी, अब आएगा असली मजा। बुढ़िया तू ऐसे ही सोती रह, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। निकिता बड़ी होशियारी से सास की तिजोरी की चाबी चुरा ली और अपने कमरे में जाकर साबुन में चाबी का नक्शा बनाकर वापस चाबी को अपने जगह रख दी। पर सास को इस बात की भनक भी नहीं पड़ी। अब मैं तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेती हूँ, क्या पता कब काम में आ जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सुनंदा और शेखर के बीच का प्यार दिन व दिन बढ़ने लगा था, पर निकिता तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी बनाकर ही खुश हो गई थी। देखो निकिता, तुम जो कर रही हो मुझे इसमें शामिल मत करो, बहुत डर लग रहा है सच में, पकड़े गए तो दोनों की खैर नहीं। अरे भाभी कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, सासू माँ को कैसे पता चलेगा? हाँ आप तो बोलोगे नहीं और मेरे मुंह से कोई कुछ निकाल ही नहीं सकता। फिर कुछ नहीं। देखो निकिता, शादी के सालों बाद मेरे पति मुझसे प्यार करने लगे हैं और मैं इसी से ही खुश हूँ। सासू माँ जो भी बोलेंगी मैं चुपचाप सुन लूंगी, पर मैं किसी से पंगा लेना नहीं चाहती। बसा बसाया घर टूट जाएगा मेरा। अब तुम भी मेरा कहाँ मानो। अब तिजोरी का पीछा छोड़ के देवर जी पे ध्यान दो, वही असली जिंदगी है। हाँ भाभी, आप शायद सही कह रही हैं। अब निकिता सास और उसकी तिजोरी को साइड में रख के अपने गृहस्थी में ज्यादा ध्यान देने लगी। सुमन जी, आप कल क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि क्यों ना हम एक मूवी चले और बाहर लंच करके थोड़ा घूम फिर के वापस आ जाएं। इतने दिनों बाद आप सही से चल फिर पा रहे हैं, इसीलिए। व्हाट? मूवी? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे पीछे बर्बाद करूं। मेरा कुछ अलग प्लान है। मूवी जाना है, अकेली चली जाओ। सुमन के मना कर देने पर निकिता दुखी तो हुई, पर वो इस बात को इग्नोर कर दी। वाह सुनंदा, कितना अच्छा खाना बनाई हो, बहुत टेस्टी है। मैंने आज तक ऐसा खाना घर पे कभी नहीं खाया था। नौटंकी बंद कर और चुपचाप खा। क्यों माँ, सुनंदा की तारीफ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? आप तो बचपन से कभी हमें अपने हाथों से खाना बना के खिलाई नहीं, हमेशा नौकर चाकर से बनवा देती थी। अब मेरी पत्नी अपने हाथों से बना के मुझे अच्छा खाना खिला रही है, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही? तेरी पत्नी तुझे मेरे खिलाफ क्या सिखाती रहती है, हाँ? जो तू आजकल इतना बोलने लगा है? मेरी पत्नी बहुत अच्छी है माँ, वो ऐसी गिरी हुई हरकत और घर तोड़ने वाला कोई भी काम नहीं करती, और ना ही ऐसा कुछ आगे करेगी। बस कीजिए ना, ये सब क्या है? आप खाना खा लीजिए अब। माँ जी। ओह अच्छा, ये बात। हे भगवान,
मेरे एक बेटे को तो उस भिखारी घर की लड़की सुनंदा ने मेरे खिलाफ कर दिया है। अब मेरे दूसरे बेटे को मेरे कंट्रोल में ही रहने देना। मैं पूरे 100 नारियल चढ़ाऊंगी। मेरी सहेलियां अपने पतियों के साथ कितने अच्छे अच्छे जगह घूमने जाती हैं, पर मैं यहीं पे पड़े पड़े सासू माँ की खरे खोटे सुनती रहती हूँ। आज सुमन जी से बात करके ही रहूंगी। आज क्या, अभी जा रही हूँ। अरे बाबा, मैं आ जाऊंगा। तुमसे मिलने का कोई भी मौका मैंने आज तक गवाया है क्या? फिर तुम क्यों इतना सोच रही हो? और हाँ, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा भी लेकर आऊंगा। पिज्जा? ये किसके लिए पिज्जा लेकर जाने वाले हैं? सुमन जी? निकिता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सुमन जी, चलिए ना, कहीं घूमने चलते हैं या फिर हनीमून मनाने। शादी के दिन से मैं एक बार भी आपके साथ कभी बाहर नहीं गई। अब आप कोई प्लान बनाइए। हाँ। नहीं निकिता, मुझे घूमने जाने का मन नहीं है, और हम दोनों कहीं मिलके घूमने चले जाएंगे तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। तुम जाओ, भाभी के साथ मिलके घर का काम करो। पर सुमन जी, अभी अभी शादी करके आई हो और मेरे बेटे से डिमांड करना शुरू कर दी। घूमने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तो मेरा बेटा बिस्तर से उठा है, अब उसे परेशान मत किया करो। बेटा जा, तुझे जहाँ जाना है जा। और हाँ, पैसे चाहिए तो मेरे अलमीरा से ले लेना, इसकी मत सुन। निकिता, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देवर जी के साथ झगड़ा हुआ है? हुआ तो नहीं, पर और थोड़ी देर उन माँ बेटों के पास खड़ी रहती तो झगड़ा जरूर हो जाता। कभी कभी तो लगता है कि सासू माँ जानबूझकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। हाँ निकिता, शायद ये सच है, क्योंकि मैं भी आजकल उन दोनों को छुप छुप के कुछ बात करते हुए हमेशा देख रही हूँ, और मेरे उनके नजदीक जाते ही एकदम से चुप हो जाते हैं। भाभी, मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हुई है जो सुमन जी मेरे पास भी नहीं आते। क्या इसका मतलब तुम दोनों पति पत्नी के बीच? नहीं भाभी, हमारे बीच ऐसा कोई भी संबंध अभी तक नहीं है। शादी को 6 महीने हो गए हैं। बहुत कोशिश कर ली मैं, पर सुमन जी को अपना ना बना पाई। पर क्यों? तुम देखने में सुंदर हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, बाहर के तौर तरीके सब जानती हो, फिर देवर जी को क्या प्रॉब्लम है? भाभी, मुझे लगता है सुमन जी का और किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? हाँ भाभी, आज मैंने उन्हें फोन पे किसी से कहते हुए सुना कि वो उसके लिए पिज्जा लेकर जाएंगे। मेरे लिए तो एक चॉकलेट तक भी नहीं लाए। तुम चिंता मत करो निकिता, मैं देवर जी से बात करती हूँ। सुनंदा, कहाँ जा रही है? किचन का काम इतनी जल्दी खत्म हो गया? नहीं माँ जी, मुझे देवर जी से कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं। पहले जाकर खाना बना। भिखारी घर की लड़की बड़ी आई देवरानी की वकील बनने। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, बड़ी बहू। मैं किसके साथ क्या बात करूँगी ये मुझे अच्छी तरह से पता है, और ये सब आपको डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं। जा जा, जैसे सुमन तेरी बात सुन लेगा। मेरा ब्लू शर्ट कहाँ गया? निकिता, निकिता, अरे मेरा ब्लू शर्ट कहाँ है? जल्दी से ढूंढ के दो। देवर जी, कहीं जा रहे हैं? हाँ भाभी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, क्या होगा, मैं बस ये कहने आई थी कि निकिता एक अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत चाहती है। तुम उसे थोड़ा वक्त क्यों नहीं देते? वही तो तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर है। फिर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बर्बाद करके किसी को क्या खुशी मिलेगी? आप मेरे भैया की पत्नी हैं, इसी का लिहाज करते हुए मैं आपको ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा। नहीं तो क्या देवर जी? देखो, मैं अपनी फायदे के लिए नहीं बोल रही। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ खुश रहो, बस। एक साथ ना होकर भी मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मेरे मैटर में ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो,
नहीं तो माँ को बोल के तुम दोनों को मायके भिजवा दूंगा। भाभी, सुमन जी आपको भी सुना दिए ना? मैं बोल रही थी मत बात कीजिए उनसे, ये सब बिगड़े हुए हैं। ये तो लातों के भूत हैं, बातों से कैसे मानेंगे? मुझे ही कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। निकिता, चलो हमें देवर जी का पीछा करना होगा ताकि ये तो पता चले कि वो आखिर हर रोज किससे मिलने जाते हैं। फिर सुनंदा और निकिता बिना देर किए सुमन का पीछा करने लगे और एक घर के पास जा पहुंचे। डार्लिंग, तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। रूबी डार्लिंग, अब तो मैं आ गया ना, और आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। OMG, सच में तुम मेरे साथ पूरा दिन रहोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। अरे रहने दो ना डार्लिंग, ये देखो मैं हम दोनों के लिए पिज्जा लेकर आया हूँ। अब तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को ये खाना वाना बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की को क्या करना चाहिए? आपने देखा भाभी, सुमन जी और किसी लड़की के साथ? छी, मुझे तो घिन आ रही है कि मैं ऐसी एक इंसान की पत्नी हूँ। निकिता, हिम्मत रखो, देवर जी जल्दी सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे? अब रखा ही क्या सुधरने के लिए? अब ये सब इनकी आदत लग चुकी है, किसी ना किसी को तो ढूंढ ही लेंगे ये। पर मैं ये सब चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज आने दो सुमन जी को। आज निकिता बहुत गुस्से में थी। वो तो रोने धोने वाली लड़की नहीं थी जो पति के कदमों में गिर के उन्हें समझाएगी। इसीलिए वो कुछ बड़ा डिसीजन लेने की डिसाइड कर चुकी थी। और तभी निकिता, सुनंदा, कहाँ मर गए हो दोनों के दोनों? क्या हुआ माँ जी? माँ जी, कहाँ घूमने चले गए थे दोनों? हाँ, घर का काम कौन तुम्हारे बाप आकर करेंगे? इतना भी तमीज नहीं सिखाए कि सास से पूछ कर बाहर जाना चाहिए। आइंदा मेरे से पूछे बिना इस घर के बाहर निकले तो बाहर ही रहना। रोज जाएंगे बाहर बिना पूछे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे जैसे आपके बेटे करते हैं। क्या कर लेंगी आप? हाँ हैं? एक बात कान खोल के सुन लीजिए सासू माँ, मैं आपकी बड़ी बहू नहीं हूँ जो हर जुल्म को जी माँ जी बोल के सर झुकाए बर्दाश्त कर लूंगी। मैं निकिता हूँ, निकिता। आप खानदानी हैं तो मैं भी खानदानी हूँ। आपके साथ आपके बेटे को 1 मिनट में जेल भिजवा दूंगी। आइंदा मेरे साथ सोच समझ के बात करना। और हाँ, इतना ही खानदानी है तो घर में 2 काम वाली रख लीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि आज से मैं ना तो घर का कोई काम करूंगी और ना ही खाना बनाऊंगी। समझ गई? अरे देखो तो इसकी जुबान कैसे कैंची के तरह चलने लगी है। मुंहफट झगड़ालू कहीं की। मेरी बड़ी बहू कितनी अच्छी है, आज तक मुझे पलट के कभी जवाब ही नहीं दी। मेरे हर बात पे जी माँ जी बोलती रही। और ये क्या ही है, बेशरम बाप तो खाली हाथ भेज दिया और बेटी को देखो नौकर पालने की बात कर रही है। माँ जी, निकिता एकदम सही बोली। मैं भी आज से घर का कोई काम धंधा नहीं कर सकती। आपके लिए नौकर रख लेना ही सही होगा, नहीं तो आखिर में घर का सारा काम और खाना इस उम्र में आप कैसे बना पाएंगी? अच्छा, इसके साथ रहते रहते तेरे पर भी निकल आए हैं। नहीं माँ जी, मुझे घर के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो क्या है ना, काम करते करते मेरे ये कोमल हाथ रूखे सूखे लगते हैं। और शेखर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने साफ साफ मुझे बोल दिया है, घर का काम चाहे हो या ना हो, पर तुम सुनंदा हमेशा महारानी की तरह बैठ जाना और बस अपने सेहत का ध्यान रखना। अब मैं पति के बातों को तो टाल नहीं सकती ना, पाप लगेगा माँ जी। देख लूंगी तुम दोनों भिखारियों को। एक दिन यहाँ से धक्का मार के निकाल ना दी तो मेरा नाम भी खानदानी अनुपमा नहीं।
सुमन को किसी गैर औरत के साथ देखने के बाद निकिता बहुत गुस्से में थी और सुमन के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। किससे मिलने गए थे? तुमसे मतलब आजकल बहुत सवाल करने लगी हो। सवाल? अगर मैं हर रोज कुछ बिना बताए घर से निकल जाऊंगी और रात को घर वापस आके चुपचाप सो जाऊंगी तो आपको कैसा लगेगा? हाँ? और कितनी लड़कियां घुमाते हैं बाहर? हाँ, जितना भी घुमाऊं तेरे बाप के पैसों से नहीं घुमाता। इसीलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिए हैं ताकि तुम कुछ कमाओ, खुद से कुछ करो। पर नहीं, यहाँ तो अपने बाप के कमाए हुए पैसों से ऐश हो रहा है। चुप कर। हाँ, मैं लड़कियां घुमाता हूँ और किसी से प्यार भी करता हूँ। अब तू इस घर से निकल, मैं उससे शादी करूंगा। मैं ऐसे नहीं जाने वाली। जैसे शादी करके लाए थे वैसे ही डिवोर्स दे दो मुझे। और हाँ, साथ में मंथली एलिमनी भी चाहिए मुझे। एलिमनी? मैं इससे पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? कितना मजा आ रहा है। आज मुझे बहुत कुछ सुना रही थी, अब मेरे बेटे ने इस मुंहफट का मुंह बंद कर दिया। हाँ। छी, बेटे बहू का घर तोड़ते हुए सासू माँ को शर्म नहीं आती? रोजी, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। ऐसे ही और 6 महीनों तक मेरे बेटे को फंसा के रखना ताकि इन दोनों का डिवोर्स हो जाए और मैं अपने बेटे की शादी एक बड़े घर में कर सकूं। अरे अनुपमा जी, आप टेंशन मत लीजिए, बस टाइम टू टाइम पैसे भेजते रहना। आपका बेटा मेरे प्यार के नशे से निकल ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। सुमन का डिवोर्स होते ही तुम्हें मेरे बड़े बेटे शेखर को भी ऐसे ही फंसाना है ताकि उन दोनों पति पत्नी भी अलग हो जाए। समझ गई ना? बिल्कुल, पर बड़े बेटे के लिए पैसे ज्यादा लगेंगे अनुपमा जी। हाँ हाँ, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, चिंता मत करो, बस काम करते जाओ। अच्छा, तो ये काम इस बुढ़ी का है। मुझे तो शुरू से डाउट था कि ये देवर जी को कहीं फंसा के रखी है ताकि वो निकिता से दूर रहे, और इसके बाद शेखर जी को भी फंसा के मुझसे अलग करने वाली है ये। इस बार निकिता को नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। चल सुनंदा, तैयार हो जा। देखो, बात हुई थी 3 लाख की और तुम मुझे बस 2 लाख दे रहे हो। मैंने आज तक तुम्हें कभी कम पैसे दिए हैं क्या? बस और एक छोटा सा काम है, पहले ये खत्म कर लो, बाकी के 1 लाख भी मिल जाएंगे। कौन सा काम? एक लड़का है, कबीर। तुम्हें कबीर को जोन बाय द गार्डन होटल में बस 2 घंटों तक फंसा के रखना है तुम्हें, ताकि उसकी पत्नी सोनम तुम दोनों को एक साथ देखे और उनके बीच गलतफहमी पैदा हो जाए। बाकी तुम तो सब जानती हो कि कैसे लड़कों को फंसाए रखना है। बस इतना ही हो जाएगा, तुम पैसे तैयार रखो। वाह, आज का इनकम तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ से 3 लाख और अनुपमा बुढ़ी से 5 लाख। अब कल किसको बकरा बनाऊं? हाँ, अरविंद को बुलाती हूँ, बहुत मजा आएगा। कैसे ठीक हो जाएगा अरविंद? माँ के इलाज के लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। मैं और 3 लाख कहाँ से लाकर माँ को भेजूं? मेरी माँ तो गांव में अकेले पड़े पड़े मर जाएगी। 3 लाख? मैं तुम्हें कहीं से भी जुगाड़ करके दूंगा रोजी, तुम चिंता मत करो। सच? आई लव यू अरविंद, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। मैं भी। रोजी, 3 साल हो गए हमारे रिलेशन को, क्यों ना हम इस साल शादी कर लें? शादी? सच?
मेरी माँ की तबीयत ठीक होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे अरविंद। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। 3 सालों से मैं सपना देख रही हूँ कि कब तुमसे शादी करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। आहा, अब आएगा असली मजा। रोजी डार्लिंग, बेचारी। इधर सुनंदा रोजी की असलियत का पर्दाफाश करने सबूत के साथ पूरी तरह से तैयार है, और उधर निकिता को अपनी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड सोनम से बातों बातों में ये जानने को मिलता है कि उसके पति और सोनम के पति दोनों एक ही लड़की यानी कि रोजी से प्यार करते हैं। इसका मतलब साफ है कि रोजी लड़कों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के उनसे पैसे लूटती रहती है। निकिता, मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर हमारे पति इसके पास नहीं जाते तो ये उनको कैसे पटाती, बता। ओहो सोनम, मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे पति दूध के धुले हैं, पर हम चाहें तो हमारे पतियों को रोजी की असलियत दिखा के उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है। तू जा कबीर से बात कर, मैं चली सुमन जी को समझाने। शायद तो ठीक कह रही है। बाय, टेक केयर। निकिता और सोनम दोनों को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। निकिता तुरंत ही घर पहुंचकर अपनी जेठानी सुनंदा को ढूंढी। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ हो आप? निकिता, तुम कहाँ थी अब तक? आओ मेरे साथ, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज दिखानी है। नहीं भाभी, मुझे आपको उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हैं? बहुत खुश नजर आ रहे हैं दोनों। ये किसके बारे में बात करने वाले हैं? सुनना होगा मुझे, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। भाभी, आप पहले मेरी बात सुनिए। निकिता, हम दोनों जिस बारे में बात करने वाले हैं उसे और कोई सुन लेगा तो हमारा प्लान बिल्कुल फेल हो जाएगा। तुम जाओ, सबसे पहले दरवाजा बंद कर दो। हाँ भाभी, क्या पता बुढ़ी हमारी बातें छुप के सुन रही होगी। निकिता बिना देर किए बेडरूम का दरवाजा धड़ से बंद कर दी। हैं? ये दोनों मुझे बुढ़ी बुलाते हैं और दरवाजा बंद करके कौन सी बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कहीं रोजी के बारे में कुछ पता तो नहीं लगा लिए? भाभी, रोजी एक फ्रॉड है। अभी मैं अपनी एक दोस्त से मिली, उसके पति को भी यही रोजी चुड़ैल फंसा के रखी है। मुझे सब पता है निकिता। मैं आज रोजी के घर तक गई थी ताकि छुप के उसके बारे में ज्यादा कुछ पता कर सकूं, पर मेरे हाथ तो सोना चांदी सब लग गए। उसके 1-2 नहीं, कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं जिनसे ये पैसे लूटती रहती हैं। हाँ भाभी, आपने एकदम सही कहा। निकिता, देवर जी अभी अभी तैयार होकर बाहर गए हैं। मुझे लगता है वो पक्का उस रोजी से मिलने गए होंगे। चलो अब देर नहीं करते, उसकी असलियत उसके सामने ही पर्दाफाश करेंगे। हाँ भाभी, चलो। बंठन के कहाँ चल दिए? खाना कब बनेगा घर में? हाँ, आपने कल सुना नहीं था माँ जी? नौकरानी बुला दीजिए, नहीं तो खुद अपने हाथों से बना देना। बाय। और हाँ, हम दोनों वापस आकर खाना खाएंगे, याद रहे। मैं अनुपमा हूँ, अनुपमा। इन दोनों को हरगिज नहीं छोड़ने वाली। क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझे लगता है सुमन आ गया है। रोजी, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? जाओ दरवाजा खोलो। नहीं अरविंद, मुझे लगता है गांव से मेरे भैया आ गए हैं। अगर तुम्हें घर के अंदर देख लिए तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे, और मुझे तो यहाँ से हमेशा के लिए गांव ही ले जाएंगे।
फिर आखिर में हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। अरे तुम डर क्यों रही हो? उन्हें आने दो अंदर। मैं बोलूँगा उनसे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हारे माँ के इलाज के बाद शादी करने वाले हैं हम दोनों। पर रोजी, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे माँ के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा और कोई भी नहीं। फिर ये भैया? ओहो, चचेरे भाई हैं अरविंद, तुम भी ना। अच्छा सुनो, मैं उन्हें समझा दूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो लोग चाहे मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। पर अब तुम पीछे वाले दरवाजे से चले जाओ प्लीज, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। ओह, अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। तुम जाओ, भैया से मिल लो। अरविंद पीछे वाले दरवाजे से निकलते ही रोजी सुमन को अंदर बुला दी। क्या कर रही थी तुम रोजी? कब से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ मैं। डार्लिंग, मैं तो नहा रही थी ताकि तुम्हारे सामने फ्रेश दिखूं। ओह रोजी डार्लिंग, वैसे तुम तो मुझे हमेशा ही फ्रेश दिखती हो। कुछ ही देर में सुनंदा और निकिता वहां पे पहुंच गए और दरवाजा खुला पाकर दबे पांव घर के अंदर तक चले गए। क्या बताऊं तुम्हें, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर छोटे भाई के पढ़ाई के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और तुम तो जानते हो मैं अभी तक एक ढंग की जॉब ढूंढ रही हूँ, फिर इतने सारे पैसे। बस 2 लाख? अरे मैं शाम को घर से ले आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। और सुनो, मैंने निकिता को डिवोर्स के लिए बोल दिया है। वो हमारे घर से जाते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। OMG, सीरियसली तुम मुझसे शादी करोगे? आज मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी सुमन। हे भगवान, मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी ये कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अच्छा, सपनों से जाग जाओ रोजी डार्लिंग, क्योंकि तुम्हारी असलियत बाहर आने वाली है। ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों हो कौन और मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? निकिता, भाभी, ये क्या है? आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। चले जाएंगे देवर जी, पहले मोबाइल में ये वीडियो तो देख लीजिए, आपकी ही रोजी डार्लिंग की। सुनंदा ने अपने देवर को रोजी का अरविंद के साथ प्यार भरे लम्हों के वीडियोस दिखाई और निकिता भी बिना देर किए सोनम के पति कबीर के साथ रोजी की फोटो दिखा दी। सुमन, ये सब झूठ है, ट्रस्ट मी प्लीज। तुम इतनी बड़ी चालबाज होगी मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुझसे जितने पैसे ली हो सब वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पैसे तो नहीं है, मेकअप और ड्रेसेस में खर्चे हो गए, पर पुलिस से हम तुम्हें बचा सकते हैं रोजी, पर एक बात सच बतानी होगी तुम्हें। कौन सी बात? मैं सब सच बताने तैयार हूँ। तुम्हें सुमन जी को फंसाने किसने बोला था? इनकी माँ अनुपमा जी ने। मुझे हर हफ्ते पैसे भी भेजते रहते हैं। सॉरी सुमन। माँ, ये सब माँ करवाती थी? हाँ, क्योंकि आपको मुझसे दूर रख सके। यही तो मैं आपको पहले से समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ कर दो निकिता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इस घटिया लड़की की चाल मैं समझ नहीं पाया। सुमन, तेरी खबर तो मैं लेकर रहूंगा, तुमसे पहले मैं इसकी खबर लूंगा। तुम्हारे जैसा और एक बकरा जिसको पिछले 3 सालों से फंसा के रखी है ये नागिन, आज मैं पीछे वाले दरवाजे से निकल जाता तो मुझे इसकी असलियत कभी पता नहीं चलता। नहीं बेटा, तुम दोनों भाई मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम दोनों के अलावा मेरे पास और है ही क्या? क्या पता माँ, यहाँ पे रहेंगे तो आप कभी हमारा घर बसने ही नहीं देंगे, इसीलिए बेहतर है कि हम आपसे दूर रहें। हाँ माँ, सुमन एकदम सही बोल रहा है। बहुत बर्दाश्त कर लिया आपके चालबाजी, अब और नहीं।
मैं सुनंदा को खोना नहीं चाहता। नहीं सुनंदा, निकिता, समझाओ तुम्हारे पतियों को। तुम दोनों को सबक सिखाने के चक्कर में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से तुम दोनों बहू जैसे बोलोगे इस घर में सब कुछ वैसे ही होगा, पर घर छोड़ के मत जाओ। सुमन जी, मुझे लगता है माँ जी बदल गई हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ शायद, मुझे भी यही लग रहा है कि माँ जी बदल गई हैं। कितना अच्छा होगा ना, हम सब मिलके हंसी खुशी से रहेंगे। हंसी खुशी से रहोगे? मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों भिखारियों इस घर में कैसे हंसी खुशी से रहते हो। कल की छोकरियाँ मेरे बेटों को मुझसे ही अलग करने चले। मजा तो मैं चखा के ही रहूंगी इस बार। बहू बेटों के सामने पकड़े जाने के बाद से अनुपमा बहुत होशियार हो गई थी। बातों बातों में दोनों बेटों के सामने मगरमच्छ के आंसू गिराने बिल्कुल देर नहीं करती थी। सुनंदा और निकिता जैसे चाहते थे, अनुपमा को मजबूरी से सब कुछ एकदम वैसे ही करना पड़ता था। बड़ी बहू, छोटी बहू, ये है रमा। आज से हमारे घर का काम करेगी ये। तुम दोनों इसे अच्छे से सब कुछ समझा दो। जी माँ जी, रमा को मैं सारा काम समझा दूंगी और खाने में किसको क्या क्या पसंद है वो भी बता दूंगी। चलो रमा, किचन से ही शुरू करते हैं। जाओ जाओ, अभी कुछ दिनों के लिए आराम कर लो दोनों। बाद में तो सारा काम मैं तुमसे ही करवाऊंगी। नौकरानी तो बस 1 महीने के लिए आई है। घर पे नौकरानी आ जाने के बाद से सुनंदा और निकिता दोनों पूरा फ्री हो गए थे और हर वक्त बस एक साथ बैठ के गप्पे लड़ाते थे। ये बात उनकी सास को कहाँ हजम होती भला। माँ, क्या बात है? आप बहुत गुमसुम हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर को कितनी मुश्किल से संभाली हूँ वो मैं ही जानती हूँ। अब तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर आज अचानक से। क्या हुआ है माँ? नहीं बेटा, जाने दो। अब बहुएं कहेंगी कि मैं उनके खिलाफ साजिश रच रही हूँ। इस उम्र में रोज रोज ऐसी कड़वी बातें नहीं सुन सकती मैं। दिल दुखता है। बोलो ना माँ, क्या हुआ है? आज मेरे तकिए के नीचे से 2000 का नोट चोरी हो गया। चोरी? हमारे घर में चोरी कैसे हो सकता है माँ? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वही तो, पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। छोड़ो बेटा, अब 2000 रुपए के लिए क्या रोना। मुझे तो लगता है ये सब अब रोज होता रहेगा। माँ, आपका कहना है कि हमारी काम वाली बाई। हाँ शायद, पर क्या करें, काम वाली को तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो घर का काम कैसे होगा। हर रोज ऐसी छोटी मोटी नाटक करके अनुपमा दोनों बेटों के सामने अच्छी बनती जा रही थी। फिर एक दिन, निकिता, निकिता, मेरा ब्लू शर्ट ब्लैक शर्ट दोनों नहीं मिल रहे। कहाँ रखे हो? कहाँ रखी होंगी? वहीं कपबोर्ड के अंदर होगा सुमन जी। कल ही तो रमा से साफ करवाई थी। मैंने तो पूरा कपबोर्ड ढूंढ लिया, यहाँ पे नहीं है। फिर कहाँ जाएगा? रुको मैं देखती हूँ। बेटा, रमा का क्या दोष? गरीब लोगों को इतने बड़े घर में हम काम करवाने रखेंगे तो वो लालच के मारे चोरी चकारी करेंगे ही। भूल जाओ अपनी ब्लू शर्ट को। भूल जाऊं? नहीं माँ, मेरा फेवरेट शर्ट था वो। मुझे वही शर्ट चाहिए। आज रमा को आने दो, मैं उसकी खबर लूंगा।
नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तुम नौकरानी के साथ झगड़ा करोगे तो सोसाइटी में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। हम काम वाली के हाथों सारा काम थमा देंगे तो चोरी भी बर्दाश्त करनी होगी, है ना बहू? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अनुपमा अपनी एक्टिंग जारी रखी थी। एक शाम को शेखर और सुमन दोनों राशन सब्जी लाकर घर पहुंचे और तभी रमा, ये क्या? तुम हमारा प्ले स्टेशन कहाँ ले जा रही हो? साहब, प्ले स्टेशन इतने दिनों से घर पे यूं पड़े हैं, इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। क्या? किसने बोला तुम्हें ये ले जाने के लिए? कोई बोलेगा क्यों साहब, इसे तो मैं अपना ही घर मानती हूँ ना। वैसे माँ जी ही मुझे बोले हैं ये ले जाने को। क्या? माँ? माँ? क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या रमा, तू इसे कहाँ ले जा रही है? माँ जी? क्या माँ जी? हाँ, देखा भैया, चोरी करने की अब इसकी आदत लग गई है। नहीं साहब। क्या नहीं? हाँ, अब हमारे सामने जुबान लड़ाएगी? चुपचाप खड़ी रहे। आज से तुझे यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं। इतने पैसे, कपड़े, राशन चुरा के जी नहीं भरा, जो कीमती सामान भी उठाने लगी है। निकल जा यहाँ से, चोरनी कहीं की। मुंह संभाल कर बात कीजिए साहब, मैं चोरनी नहीं हूँ। हाँ, जो भी लिया है वो माँ जी के कहने पर। ये क्या बोल रही है रमा? कम से कम एक बूढ़ी औरत के बारे में इतना झूठ तो मत बोल। माँ के ही मन में खोट है तो बेटे कहाँ से अच्छा पैदा होंगे? निकम्मे कामचोर कहीं के। रमा, अरे तुम क्या मुझे काम से निकालोगे? मैं खुद तुम्हारा घर छोड़ रही हूँ। अब अनुपमा की मनोकामना पूरी हो गई। छोटी मोटी प्लानिंग के साथ रमा को घर से आखिर में निकाल ही दी। अब क्या? अब क्या होना था? हम दोनों को ही सारा काम करना पड़ेगा। हाँ निकिता, पहले तो हमारे पति हमारे साथ खड़े रहते थे, अब तो वो दोनों भी माँ जी के साथ मिलके एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि इस घर में नौकरानी नहीं चाहिए। भाभी, मुझे लगता है ये सब कुछ बुढ़ी का ही किया धरा है। अब तो हमें पता करना पड़ेगा कि सच क्या है। नौकरानी को घर से भगा देने के बाद अनुपमा बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो बहुओं के हाथों सारा काम करवा सकती थी और बेटे भी उसके सपोर्ट में थे। पर दोनों बहुएं भी कहाँ किसी से कम थे जो इतनी जल्दी हार मान लेते। इसीलिए निकिता और सुनंदा अपना चाल चलना शुरू कर दिए। निकिता ने तिजोरी की जो डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, उसके इस्तेमाल से एक दिन आधी रात को सुनंदा के साथ मिलके सास की पूरी तिजोरी खाली कर दी। भाभी, हमें ये पैसों को संभाल के रखना होगा। अगर सासू माँ रमा को घर से निकाल के हमें सबक सिखाने चली हैं, तो हम भी इसी बहाने अपने पतियों को सही रास्ते पर ले आएंगे। क्या कहते हो? हाँ निकिता, मैं संभाल के रखूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, किसी को भनक भी नहीं लगेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। रोज की तरह अनुपमा आज भी भगवान की पूजा करने के बाद तिजोरी की पूजा करने गई। पर ये क्या? अरे ये क्या हो गया है भगवान? शेखर, सुमन, जल्दी आओ। मेरी तिजोरी खाली हो गई। अनुपमा को चीखते चिल्लाते हुए सुन के सब वहां पे पहुंच गए। माँ, ये देखो, किसी ने हमारी तिजोरी खाली कर दी। ये कैसे हो सकता है माँ? चाबी तो आपके पास रहती है ना? फिर? मुझे नहीं पता, चाबी तो अभी भी मेरे पास सही सलामत है। ये कैसे हो गया? रमा, भाभी, रमा। हाँ, रमा ने सब लूट लिया। हे भगवान, पूरी तिजोरी खाली कर दी।
परसों मैंने उसे एक बड़ा सा थैला लेके जाते हुए देखी थी। पूछने पर बोली कि माँ जी कुछ पुराने कपड़े दिए हैं। सुनंदा, रमा कैसे ले सकती है? चाबी तो माँ के पास है ना। ओहो, आप भी ना। इतना सब चोरी किया है उसने इस घर से, तो पैसे कैसे छोड़ सकती है? कोई ना कोई तरीका निकाल के तिजोरी खोली होगी, है ना निकिता? हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही हैं। चलो भैया, हमें उसे जल्दी पकड़ना चाहिए ताकि हमारे पैसे वापस मिल जाए। हाँ हाँ चल। क्या फायदा अब जाने से? माँ जी तो उसे कल शाम को घर से निकाल दिए हैं। वो अब तक तो यहाँ से भाग चुकी होगी। फिर आप लोग उसका क्या बिगाड़ लोगे? मेरे पास तो उसका आधार कार्ड का कॉपी भी नहीं है कि पुलिस में कंप्लेन दे सकूं। माँ, संभालो अपने आप को। रमा जहाँ कहीं भी है, हम दोनों उसे ढूंढ निकालेंगे। हमारे पैसे जरूर मिल जाएंगे माँ। शेखर सुमन दोनों सीधा रमा के घर के तरफ निकल पड़े। पर बहुत पूछताछ के बाद ये पता चला कि रमा तो सुबह ही अपने 2 बच्चों को लेकर कहीं जा चुकी है। भैया, अब हम रमा को कहाँ ढूंढेंगे? उसके गांव का पता किसी को भी नहीं मालूम, और इस बात की क्या गारंटी कि वो गांव ही गई होगी। इतने सारे पैसे लेकर वो कहीं भी तो भाग सकती है। हाँ भैया, अब उसे ढूंढ के कोई फायदा नहीं। चलिए घर चलते हैं। रमा और पैसे किसी को ना ढूंढ पाकर दोनों भाई निराश होकर घर पहुंचे और घर पे उनकी लालची माँ रोते बिलपते उनकी राह देख रही थी। बेटा बेटा, मेरे पैसे मिल गए? नहीं माँ, हमने पूरी कोशिश की पर रमा कहीं भी नहीं मिली। हे भगवान, मुझे मार डालो। अनुपमा को डाउट तो अपने बहुओं के ऊपर ही था कि तिजोरी वही दोनों खाली किए होंगे। पर जब बेटों से ये पता चला कि रमा अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए कहीं चली गई है, तो फिर उसे यकीन हो गया कि शायद रमा ही इस चोरी के पीछे है। उन पैसों के दम पे हमेशा सबको नीचा दिखाती रही मैं। बहुओं से अच्छी बर्ताव नहीं की, उनसे हर बात पे दहेज के लिए लड़ाई झगड़ा करती रही, उनके घर वालों को भिखारी भिखारी बोलती रही। आज मैं खुद भिखारी बन गई हूँ। मेरे दोनों बेटे तो उसी पैसों के वजह से ऐश कर रहे थे। काम काज की चिंता किसी की नहीं थी। अब क्या होगा? ये घर कैसे चलेगा? ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे। ना तो रमा मिली थी और ना ही तिजोरी से चोरी गए पैसे। सुनंदा, निकिता, अरे मेरे लिए कोई खाना तो लगा दो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। ये क्या बहू, तूने बस एक ही सब्जी बनाया है? जी माँ जी, और क्या करती? मुझे पता है आप 1-2 सब्जी से खाना नहीं खा सकती। आपको तो कम से कम 5 वैरायटी के सब्जी चाहिए। पर मैं क्या करूं? सब्जी राशन सब खत्म होने को है। अच्छा, हाँ ठीक है, तुम जाओ। निकिता, आज तो माँ जी मुझे उल्टा मुंह कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप वही एक ही सब्जी से खाना खा लिए। ऐसे तो मेरे शादी होने के दिन से आज तक नहीं हुआ था। चलने दो भाभी, ऐसे ही चलने दो। इन लोगों के घमंड तोड़ने का यही सही मौका है। अब अनुपमा किसी भी बात पे खुद को खानदानी बोल के रुबाब नहीं झाड़ती थी और उसके 2 निकम्मे पैसे उड़ाने वाले बेटों का हाथ पूरी तरह से खाली हो गया था। इसीलिए पूरा टाइम घर पे पड़े रहते थे। टीवी देखना, मोबाइल में घुसे रहना और फिर रूखा सूखा जो भी मिले उसे चुपचाप खाकर सो जाना, यही उनकी डेली रूटीन बन गया था। फिर एक सुबह सुनंदा, निकिता, तुम दोनों इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नौकरी ढूंढने माँ जी। नौकरी? जी माँ जी, आपको तो पता है
कि आपकी खानदानी तिजोरी खाली हो जाने के बाद से इस घर में राशन आना बंद ही हो गया है। बचे कुचे पैसे बिजली बिल, पानी बिल, टीवी का रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और सब्जी लाने में खत्म हो रहे हैं। हाँ हाँ पता है, मेरे पास अब पैसे नहीं है, पर तुम दोनों और नौकरी। माँ जी, आप तो अपने बेटों की परवरिश ऐसे किए हैं कि बाहर जाकर काम ढूंढना या फिर किसी के अंडर काम करना उनसे नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इस घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचेगा। इसीलिए हम दोनों डिसाइड किए हैं कि आज से हम दोनों नौकरी पे जाएंगे और घर का काम आप और आपके बेटे संभालेंगे। मैं और मेरे बेटे करेंगे घर का काम? जी माँ जी, हम चलते हैं। इतना बोल के सुनंदा और निकिता नौकरी ढूंढने चले गए और अनुपमा घर का काम करना शुरू कर दी। इतने सालों से जो कोई भी काम पे हाथ तक नहीं लगाती थी, अब वो अचानक से इतना सारा काम कैसे करती भला? आहा, मेरी कमर, मर जाऊंगी मैं। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मार क्यों नहीं दिए? भगवान क्या करेंगे, ये तो सब मेरा किया धरा है। मैं ही तो लेके आई थी रमा को और उसके सर पे झूठा मूठा चोरी का इल्जाम डाल रही थी। ना इतना घमंड करती और ना मेरा घमंड चूर चूर होता। मेरी कमर। माँ, क्या हुआ? आप क्यों घर का काम कर रही हैं? बहुएं तो नौकरी ढूंढने निकल पड़े, फिर घर का काम कैसे होगा? नौकरी ढूंढने? हाँ। फिर अनुपमा बहुओं की बात बेटों को बता दी और आगे से घर का काम माँ बेटों को ही करना पड़ेगा, ये जान के दोनों बेटे भी परेशान हो गए। पर बाहर जाकर नौकरी करने से माँ के साथ मिलके घर का काम करना उन्हें आसान लगा। फिर एक दिन, निकिता, हम दोनों रोज सुबह तैयार होकर इस गार्डन में आते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर बाहर लंच करके शाम को घर वापस चले जाते हैं। ये सब कब तक चलेगा? हाँ भाभी, बस 1 महीना हमें ऐसे ही एक्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। वैसे रमा से आपकी बात हुई? नहीं निकिता, घर पे कैसे कॉल करूंगी, डर लगता है। अभी लगाती हूँ, रुको। हेलो, नमस्ते भाभी। हेलो रमा, कैसे हो तुम और तुम्हारे बच्चे? मैं और बच्चे बहुत अच्छे हैं भाभी। आपने जो पैसे दिए थे उससे मैं गांव के जमीन में सब्जी उगा रही हूँ। अब तो किसी के घर पे जाकर बर्तन धोना नहीं पड़ता। वो क्या बोलते हैं, हाँ, थैंक यू भाभी। अरे अरे, थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा खुश रहो रमा। और सुनो, बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। कभी पैसों की जरूरत पड़े तो बिना कुछ सोचे हमें कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है भाभी, भगवान आपकी खड़ूस सास को सद्बुद्धि दे। निकिता, अब तक तो सब सही चल रहा है, आगे का क्या प्लान है? ये महीना खत्म होते ही हम दोनों सैलरी मिली है बोल के 20,000 दे देंगे माँ जी को, और आगे मैं जैसे बोलती हूँ सब कुछ एकदम वैसे ही करना होगा भाभी। महीना पूरा हो जाने के बाद निकिता और सुनंदा सास के हाथों 20,000 रुपए थमा दिए। माँ जी, हमसे बस इतना ही हो पाया, हम चलते हैं, बहुत टायर्ड हो गए हैं। चलो निकिता। हाँ भाभी, चलो। तुम दोनों जो करके दिखाए वो तो मैं अपने बेटों से भी उम्मीद नहीं रखी थी। हाँ। रोज की तरह आज भी दोनों बहू नौकरी पे जा रहे हैं बोल के गार्डन में घूम रहे थे और शाम होते ही घर वापस आने को तैयार हो गए। और इधर वैसे अनुपमा, चाय तो अच्छी बनी थी,
पर मुझे तेरे घर पे आए 1 घंटा हो गया, बस एक कप चाय दे के बिठाई है। कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम तो कर। वैसे मुंह से बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तू तो अपनी है ना, तुझसे क्या शर्माना। मालती, बात यह है कि बहुएं नहीं है, घर का सारा काम करके मेरा कमर पकड़ लिया है। मुझसे और खड़ा रहकर पकौड़ियां तला नहीं जाएगा। आने दो उन्हें, वही कुछ बना देंगे। हैं? बहुएं नहीं है तो कहाँ गए? सुबह होते ही नौकरी पे चले जाते हैं दोनों। नौकरी? बहुएं नौकरी करती हैं? वाह भाई वाह। मैं ना बोली थी तुझे कि पढ़ी लिखी बहू लाएगी तो उनकी अहमियत तुझे एक ना एक दिन जरूर समझ आएगा। अब देख, तू तो दहेज के पीछे पड़ी थी। हाँ, वैसे सही कहा था तूने। सच कहूँ तो तेरा तो पूरा सोने पे सुहागा चल रहा है। दोनों बहू कमाते हैं, दोनों बेटे भी बहुत कमाते होंगे, है ना? फिर तो पैसे ही पैसे हैं। नहीं मालती, मेरे दोनों बेटे कोई काम नहीं करते, बस मेरी बहुएं ही कमाती हैं। हैं? ये क्या बोल रही है? बेटे नहीं कमाते? निकम्मे हैं क्या? ऐसा मैं नहीं कह रही। वो नौकरानी रमा थी ना, 3 महीने पहले वही बोल रही थी मुझे। अरे मुझे क्या, पूरा गांव में बोली है वो ये बात। अच्छा छोड़, जाने दे। ये तो बहुएं आ गई। मालती आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी। जीती रहो, जीती रहो। तुम दोनों नौकरी करते हो? वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे पतियों को भी किसी ना किसी काम पे लगा दो। घर पे बैठे बैठे क्या करते होंगे दिन भर? आंटी, ये सवाल आप सासू माँ से ही पूछ लीजिए। बेटों की परवरिश ऐसे किए हैं कि वो दोनों खुद के लिए 2 पैसे भी नहीं कमा सकते। अच्छा, अनुपमा, ये क्या बोल रही है बहू? आप बैठिए आंटी, हम कुछ स्नैक्स लाते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाना, बहुत देर से बैठी हूँ मैं। आज मालती आंटी की बात अनुपमा के साथ साथ शेखर और सुमन दोनों को बहुत जोर से खटकी। शाम से इसी बात को लेकर दोनों भाई परेशान थे। क्या बात है शेखर जी, सब ठीक तो है ना? नहीं, मालती आंटी आज जो भी बोले एकदम सही बोले। हम दोनों भाई निकम्मे हैं, घर पे बैठे रहते हैं और बीवियों की कमाई खाते हैं। अगर आपको मालती आंटी की बात इतना ही बुरा लगा तो कुछ काम क्यों नहीं करते? फिर तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे बोलने की। जब कुछ करना चाहता था तब माँ ने बोला कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम क्या, हमारे नेक्स्ट 3 जनरेशन आराम से खा पी कर ऐश कर सकते हैं। फिर पैसे क्यों कमाना? उस वक्त माँ जी जो बोले थे वो गलत था, उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया। अभी वक्त है, आप कुछ नया शुरू कीजिए। इस उम्र में कुछ नया शुरू करना? अरे, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप बूढ़े हो गए हैं। और कुछ नया शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। तुम्हारी बात तो सही है निकिता, पर कुछ नया करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप पैसों की चिंता मत कीजिए। पापा मुझे दहेज देने के लिए कुछ पैसे रखे थे जो मैं शादी के वक्त जानबूझकर नहीं लाई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे मांग सकूं। मेरे पापा तो खुशी खुशी आपके बिजनेस के लिए पैसे दे देंगे। आप भैया के साथ मिलके प्लानिंग शुरू कर दीजिए, देखना सब सही होगा। पत्नियों से सपोर्ट मिलने के बाद दोनों भाई अपने पिताजी का कारपेट बिजनेस फिर से शुरू करने को मन बना लिए। और पैसे तो वैसे भी सुनंदा के पास तिजोरी से निकालने के बाद सही सलामत थे। उन्हीं पैसों से अनुपमा कारपेट नाम का एक बड़ा सा शोरूम खुला। सुनंदा और निकिता पूरी मेहनत के साथ पतियों का हर काम में मदद करते थे और 1 साल में देखते ही देखते पिताजी के पुराने बिजनेस को दोनों बेटे और बहू बहुत ऊपर पहुंचा दिए। हेलो, एक मस्त वाला हैंडमेड वेलवेट कारपेट दिखाओ। अरे मालती आंटी, आप?
मालती आंटी को तो कारपेट फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होती तो ये बिजनेस भी शुरू नहीं होता। तुम दोनों की मदद करने में तो हमेशा तैयार हूँ, आखिर हम लोग पड़ोसी जो ठहरे। वैसे तुम दोनों का प्लान मेरे पास हमेशा सीक्रेट रहेगा। हाँ। आज मेरी बहुएं ना होती तो शायद हम लोग दर दर ठोकर खा रहे होते। भगवान की लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे एक नहीं दो होशियार बहू दिए हैं। ऐसे ही बहू हर सास को मिले, हर घर में जाए। आपको चंद्रमुखी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।